एवरीवन, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कंपनीज की जिनका डिस्प्यूट चल रहा है पिछले 2 सालों से, लेकिन अब जाकर वो प्रॉब्लम हो चुकी है सॉल्व। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट Amazon, Reliance एंड फ्यूचर का डिस्प्यूट। एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू इन अ वेरी सिंपल मैनर, एक लव ट्रायंगल के बेसिस पे। आई नो थोड़ा सरप्राइजिंग है ना, बट इसमें हम देखो मान के चलते हैं कि Amazon एक हीरो है एंड सो इज Reliance, एंड इन दोनों हीरोज को एक हीरोइन चाहिए विच इज फ्यूचर रिटेल। अब Amazon ने फ्यूचर के साथ क्या प्रोमिसेस किए थे एंड Reliance ने क्या किए, इन दोनों में से कौन जीता, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम बात करते हैं Amazon एंड फ्यूचर की कि ये दोनों साथ में आए कैसे। फ्यूचर 2019 में बहुत ज़्यादा लॉसेस में चल रहा था, तो फ्यूचर की हेल्प में आया Amazon ने बोला कि मैं तुम्हारा जो कंपनी है फ्यूचर कूपन्स, उसमें तुम्हें 59% का स्टेक लूंगा एंड समवेयर अराउंड 1500 करोड़ से 1500 से लेकर 2000 करोड़ तक के बीच में उसकी वैल्यूएशन दूंगा। अब फ्यूचर कूपन को हम समझते हैं ये एक प्रमोटर कंपनी है फ्यूचर रिटेल में, एंड फ्यूचर कूपन का पता है कितना स्टेक है, 7.3। तो इनडायरेक्टली जब Amazon ने स्टेक लिया 49% का कूपन में, तो उनके पास रिटेल में इनडायरेक्ट स्टेक आ गया 3.5% का। बट ये डील का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था जो Amazon जिसके लिए वेट कर रहा था। Amazon के लिए डील का पता है इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, वो 2 एक्स्ट्रा प्रोविजंस जो Amazon ने इस डील में साइन की थी। पहली ये थी कि 3 to 10 ईयर्स के बीच में Amazon के पास एक ऑप्शन होगा। वो ऑप्शन क्या होगा कि इस 3 to 10 ईयर्स के बीच में Amazon चाहे तो फ्यूचर कूपन्स का जो स्टेक है फ्यूचर रिटेल में, उसको चाहे तो पूरा या पार्ट में जितना भी चाहे ले सकता है। एंड दूसरा प्रोविजन ये था नॉन कॉम्पीट क्लॉज का, यानी कि उन्होंने कुछ 15 to 20 कंपनीज के नाम दे दिए कि ये कंपनीज इनमें स्टेक नहीं ले सकती, और वो कंपनीज थी रिलायंस, वॉलमार्ट, ईबे, जोमैटो, पेटीएम एंड व्हाट नॉट। ये सारी चीज़ें के बाद Amazon के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक होल्ड आ चुका था फ्यूचर रिटेल को लेकर। तो दिस वाज स्टोरी ऑफ Amazon एंड फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर ग्रुप, फ्यूचर कूपन, एंड कैसे इसमें फ्यूचर रिटेल फिट हुआ। बट आप सोच रहे हो कि फ्यूचर रिटेल कौन है, पहले ये तो बता दो। जब मैं फ्यूचर रिटेल की बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ बिग बाजार, नीलगिरी, FBB, इजी डे, सेंट्रल, ब्रांड फैक्ट्री, ये सब हैं फ्यूचर रिटेल, एंड Amazon इसमें अपना स्टेक चाहता था। अब हम बात करते हैं कि रिलायंस और फ्यूचर कहाँ से आए पिक्चर में, जब ऑलरेडी फ्यूचर और Amazon थे। तो हुआ क्या, जब कोविड आया उसके बाद फ्यूचर के जो लॉसेस थे वो और भी ज़्यादा बढ़ गए, वो 7000 करोड़ के आसपास पहुंच गए। अब फ्यूचर वॉज इन डेस्परेट नीड ऑफ मनी, एंड उस टाइम पे उसका साथ देने आया रिलायंस, उसका सेकंड हीरो। अब रिलायंस ने उसे कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारा फ्यूचर रिटेल का बिजनेस नहीं लूंगा, मैं तुम्हारे बिजनेस में फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर लाइफस्टाइल एंड फ्यूचर कंज्यूमर, इन तीनों कंपनीज को लूंगा ताकि मेरा होलसेल लॉजिस्टिक्स का बिजनेस भी स्ट्रांग हो जाए। एंड इस चीज़ के लिए रिलायंस ने 24,713 करोड़ रुपीस भी ऑफर किए। और तो और रिलायंस ने ये भी बोला कि जो तुम्हारे 30,000 एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी मैं रखूंगा। तो फ्यूचर रिटेल के लिए तो ये विन विन था, एंड फ्यूचर रिटेल हैप्पीली अग्रीड टू इट। बट अब बात ये आती है कि जब ऑलरेडी Amazon का फ्यूचर के साथ एक पैक्ट था, तो क्या रिलायंस फ्यूचर के साथ वो पैक्ट कर सकता है? उससे पहले हम समझते हैं कि क्यों Amazon और रिलायंस दोनों ही फ्यूचर को चाहते हैं, यानी कि पाना चाहते हैं। Amazon के केस में क्या है, Amazon इंडियन रिटेल मार्केट में एक्सपैंड करना चाहता है, आना चाहता है। तो अगर वो फ्यूचर कूपन्स के साथ अपनी डील करता एंड फ्यूचर में फ्यूचर रिटेल को एक्वायर कर लेता है, तो Amazon टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर रिटेल, इन दोनों कंपनीज की सिनर्जी से Amazon का बिजनेस बढ़ सकता था। Amazon हमें पता है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर वो चाहे तो ये फ्यूचर रिटेल की ग्रोसरीज या जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी सप्लाई चेन है, उससे Amazon को बेनिफिट होता। एंड सिमिलरली रिलायंस के केस में भी मुकेश अंबानी ने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दे दी थी कि वो अपना रिटेल बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, जो उनकी कंपनी है रिलायंस रिटेल, और उनको ऐसा लगता था कि अगर फ्यूचर रिटेल उनके पास आ जाता है तो फ्यूचर रिटेल ऑलरेडी एक बहुत अच्छा ब्रांड है, जगह जगह पे हमें इजी डे, बिग बाजार के स्टोर्स दिखते हैं, तो रिलायंस भी इसी के थ्रू अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आई, Amazon ने ये कहा कि मेरे साथ फ्यूचर ने 2 डील्स करी थी। पहला कि जो हमारा 3 to 10 ईयर्स का पैक्ट है
उसका वो ऑप्शन है वो तो अमेजोन के पास रहा ही नहीं कि वो फ्यूचर रिटेल में ले सके, क्योंकि रिलायंस पूरा का पूरा फ्यूचर रिटेल टेक ओवर कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्लॉज था वो नॉन कम्पीट का क्लॉज, जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा था कि फ्यूचर अपना बिजनेस रिलायंस को नहीं बेच सकता। इन दोनों वायलेशंस के चलते अमेजोन रीच्ड कोर्ट। अब रिलायंस की क्या प्रॉब्लम थी, रिलायंस ने क्यों, अब रिलायंस या फ्यूचर क्यों इसके अगेंस्ट थे? फ्यूचर कूपन्स का ये कहना था कि अमेजोन की डील फ्यूचर कूपन्स के साथ है, फ्यूचर रिटेल के साथ नहीं, तो अमेजोन को फ्यूचर रिटेल को इसमें नहीं लाना चाहिए। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के चलते ये कहा गया है कि अगर कोई कंपनी अप टू 51% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है। एंड अमेजोन के ऊपर ये क्वेश्चन उठाया गया था कि क्या उन्होंने ये प्रॉपरली प्रोविजन फॉलो की है या नहीं। तो ये थे जो अमेजोन और फ्यूचर ने अपने, अमेजोन और रिलायंस ने अपने जो क्वेश्चन ऑफ लॉ थे उनको रेज किया। अब हुआ क्या? सो नाउ अमेजोन पहुंच गई सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। अब आप बोलोगे कि भाई इतने से केस के लिए सिंगापुर क्यों चले गए? यू सी द पॉइंट इज कि अमेजोन एक मल्टीनेशनल कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, एंड रिलायंस और फ्यूचर रिटेल इंडियन बेस्ड कंपनी है। जब दो अलग अलग कंट्रीज के इंटरेस्ट जुड़ते हैं तो ताकि डिसीजन अनबायस्ड रहे, एक थर्ड कंट्री को चुना जाता है ताकि वो एक फेयर डिसीजन ले। एंड इस केस में अमेजोन एंड फ्यूचर ने पहले ही एग्रीमेंट में लिख दिया था कि अगर उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो सेटलमेंट होगी उसकी सिंगापुर आर्बिट्रेशन में। अब जब अमेजोन वहां पर पहुंचा तो उन्होंने इमरजेंसी आर्बिट्रेशन मांगी। नॉर्मल आर्बिट्रेशन को तो जितने दिन लगते हैं उतने ही लगते हैं, इमरजेंसी आर्बिट्रेशन में डिसीजन जल्दी लिया जाता है। तो जब सिंगापुर में ये केस पहुंचा आर्बिट्रेशन सेंटर में, सिंगापुर आर्बिट्रेशन ने डिसीजन लिया अमेजोन के फेवर में। बट एक्चुअली उन्होंने जो डिसीजन लिया था ना, वो डिसीजन नहीं था, उन्होंने सिर्फ एक इंटरिम ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर नहीं, इंटरिम मतलब उस केस के चलते हुए बीच में एक छोटा सा ऑर्डर पास किया था। वो ऑर्डर था कि रिलायंस और फ्यूचर अभी एक दूसरे के साथ अपना जो भी उनका पैक्ट है या जो भी एग्रीमेंट है वो उसके साथ आगे नहीं जा सकते। आर्बिट्रेशन ने सिर्फ इतना कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि रिलायंस पूरा गलत है, उन्होंने बोला कि अभी अपनी डील को होल्ड पर डाल दो। अब इससे क्या हुआ, अगर रिलायंस को फ्यूचर रिटेल टेक ओवर करना था तो उसको सीसीआई यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन दोनों से अप्रूवल लेना था। अमेजोन ने दूसरी तरफ क्या किया, इन दोनों को लेटर्स लिख दिए कि ऐसे ऐसे जो हमारी सिंगापुर आर्बिट्रेशन है उन्होंने ये इंटरिम ऑर्डर पास किया है, तो आप इन दोनों की जो क्या कहते हैं इनका एग्रीमेंट है उसे एक्सेप्ट अप्रूवल नहीं दोगे। अब अमेजोन ने अपना जो केस था, जो इंटरिम ऑर्डर सिंगापुर से आया, उसको इन्फोर्स कराने के लिए लोकल कोर्ट में गया, क्योंकि बाहर की कंट्री में ऑर्डर पास हुआ है, हमारी कंट्री के लिए कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। तो वो ऑर्डर लेके अमेजोन लोकल कोर्ट गया कि अब आप इसकी रिलायंस की और फ्यूचर की रिटेल को जो डील है उसको तोड़ दो। रिलायंस कोर्ट ये कहने के लिए गया कि ये फाइनल ऑर्डर तो था ही नहीं, ये तो सिर्फ इंटरिम ऑर्डर है, यानी कि छोटा सा पार्ट है उस ऑर्डर का, फाइनल जजमेंट सिंगापुर ने नहीं दी। तो अमेजोन किस ग्राउंड पे गया है केस करने के लिए उन पे? तो इस तरीके से दोनों के दोनों में बैटल्स चलती रही, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, एनसीएलटी, दोनों बहुत जगहों पे धक्के खाए। सनी देओल का डायलॉग याद आ गया मुझे, तारीख पे तारीख, बस इनके केस में भी यही चीज होती रही। बट पॉइंट ये था अल्टीमेटली हम पहुंचे कहाँ? तो अल्टीमेटली हुआ ये कि फ्यूचर रिटेल की एक शेयर होल्डिंग मीटिंग बनाई गई जिसमें क्रेडिटर्स इन अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड दोनों सबको बुलाया गया। उसमें से जो हमारे शेयर होल्डर्स थे फ्यूचर रिटेल के 85.94% ने कहा कि हमें रिलायंस और फ्यूचर की डील से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उन्होंने भी कहा कि 78.22% से अप्रूवल दिया कि हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी डील से। वेयर एज जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे 62.29% उन्होंने इस डील से साफ मना कर दिया। अब आप सोचोगे कि भाई क्रेडिटर्स ने क्यों मना किया इस डील से, रिलायंस आ रहा था उनके पास। देखो, जो तो शेयर होल्डर्स और अनसिक्योर्ड हैं, अगर फ्यूचर रिटेल इंसॉल्वेंट हो जाता है ना, तो ये लोग सबसे लास्ट में होंगे जिनको पेमेंट मिलेगी। लेकिन जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनका फ्यूचर के एसेट्स पे पूरा पूरा हक है। एंड अगर वो रिलायंस ले लेती है तो फ्यूचर में ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं इन्हें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है। तो जब ये डिसीजन फ्यूचर रिटेल की पूरी मीटिंग में डिसाइड हुआ तो रिलायंस ने ऑटोमेटिकली एक स्टेप बैक ले लिया और अपनी इस डील में से स्टेप आउट कर लिया और ये डील ऑफ द टेबल हो गई।
तो ये थी पूरी लव ट्रायंगल की कहानी जिसमें अल्टीमेटली Amazon एज अ हीरो फ्यूचर रिटेल को लेकर गया। बट अब पॉइंट ये है कि जो कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं उनका क्या? देखो, वो फॉर्मल तरीके से जैसे भी हैं अपने आप सेटल डाउन होंगे। बट अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, फायदा किसको हुआ? Amazon को, रिलायंस को, फ्यूचर रिटेल को, शेयर होल्डर को फायदा है या नुकसान है? तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इसका बनेगा पार्ट 2 एंड ये इसी का कॉन्टिन्यूएशन में वीडियो डलेगा नेक्स्ट डे। सो स्टे ट्यून टू वॉच दैट वीडियो। एंड ऑल्सो अगर आपको रिलायंस के बारे में और इन्फॉर्मेशन जाननी है, रिलायंस कौन सी एक्विजिशंस करता है एंड रिलायंस को उनसे क्या बेनिफिट होता है, प्लीज डू बी पार्ट ऑफ आवर स्टॉकोमीटर प्लस, जहां पे आपको मिलेगी बहुत सारी नॉलेज विद रिगार्ड्स टू उनके फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, गवर्नेंस एंड व्हाट नॉट। आई होप you like this video. Do not forget to like, share and subscribe. Thank you very much.